सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। सबसे पहली खबर जो समझाने वाले हैं वो है बांकीपुर उपचुनाव, और इस उपचुनाव को लेकर के एनडीए की जो तैयारी है वो समझाएंगे। दूसरी खबर हेली टूरिज्म जो बिहार में शुरू हुआ है उसके मायने समझाएंगे कि कैसे बिहार को इस हेली टूरिज्म से नई उड़ान मिल रही है। इसके बाद अगली खबर होगी झारखंड से, जहां मलेरिया का हॉटस्पॉट बना हुआ है, और हम समझेंगे कि आखिर झारखंड में इतने ज्यादा मलेरिया के मरीज क्यों मिल रहे हैं। इसके बाद अगली खबर होगी विक्रम-1 लॉन्च के मायने क्या हैं, ये आपको समझाने वाले हैं। तो आइए अब विस्तार से खबर तो समझिए। बांकीपुर की लड़ाई अब तेज हो गई है। पटना में एनडीए के 5 घटक दल के नेताओं ने एक साथ मंच पर बैठकर विरोधियों को बड़ा संदेश दिया, तो वही बड़ी जीत का दावा भी किया गया। बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी बांकीपुर पर उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत का दावा एनडीए की ओर से किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बांकीपुर विधानसभा सीट सेंट्रल पटना का वो इलाका जो है वीआईपी क्षेत्र। इस एकमात्र सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। नवीन जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के नेता इस सीट पर बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। शनिवार को पटना में आयोजित साहित्य सम्मेलन में जो तस्वीर सामने आई उसने विरोधियों को ये संदेश दिया कि एनडीए पूरी तरह मजबूत है, एकजुट है और एक साथ सभी नेता मिलकर चुनाव प्रचार करते भी नजर आ रहे हैं। एनडीए के 5 दलों के प्रदेश अध्यक्षों ने एक साथ बांकीपुर से एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार भी करते दिखे। एक बड़े सम्मेलन के बाद 5 दलों के प्रदेश अध्यक्ष ने एक तरफा जीत का दावा किया है। एक तरफ बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की जोर आजमाइश तेज हो चुकी है, तो बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में पूर्व प्रत्याशी रहे अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी बांकीपुर इलाके में चुनाव प्रचार करते नजर आए। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद बनने के बाद से बांकीपुर सीट खाली पड़ी है। एनडीए के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बनी इस सीट पर मतदाता 30 जुलाई को अपना फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। जीत के दावों के बीच 3 अगस्त को आने वाले नतीजे तय करेंगे कि जनता का आशीर्वाद किसके साथ है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बांकीपुर चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है और इसके साथ ही तैयारियां भी तेज होती जा रही हैं। और आइए अब खबर तो समझते हैं। बांकीपुर उपचुनाव से पहले सियासी गहमा गहमी तेज हो गई है, और ये जो गहमा गहमी है उसे आप समझिए। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये मुकाबला बांकीपुर उपचुनाव का आखिर किसके किसके बीच होने वाला है मुख्य तौर पे। तो देखिए, बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा मैदान में है और उनके खिलाफ है जनसुराज के प्रशांत किशोर, जनसुराज पार्टी से वो होंगे। और इसके अलावा आरजेडी की रेखा कुमारी भी बांकीपुर उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाली हैं। बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए की तैयारी क्या है इसे समझिए। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए के 5 दल के प्रदेश अध्यक्ष एक साथ एक मंच पर आए और एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। 5 पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस एक सीट के लिए प्रचार करने में जुटे हुए हैं। बांकीपुर के पूर्व विधायक और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पटना आ चुके हैं। नितिन नवीन चुनावी सभा को भी संबोधित कर सकते हैं, यानी कि हर तरीके से इस सीट पर जीत की कोशिश की जा रही है। अब ये समझिए कि जो दूसरे सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं प्रशांत किशोर यानी कि पीके, उनके लिए बांकीपुर कितनी बड़ी चुनौती है। प्रशांत किशोर पहली बार खुद चुनाव लड़ रहे हैं। बांकीपुर सीट की अगर बात करें तो ये बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है। पीके ने बीजेपी को सबसे मजबूत किले में जाकर के चुनौती दी है। चुनाव से पहले पीके की टीम लगातार कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। जनसुराज पार्टी के नेता लगातार दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। जनसुराज पार्टी को लगातार झटका लग रहा है। चुनाव से पहले कई नेता जनसुराज को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और चुनाव से ठीक पहले पार्टी में इस तरीके से टूट होना कहीं ना कहीं जनता के बीच एक गलत मैसेज दे सकता है। अब आप खबर तो समझिए। 30 जुलाई को बांकीपुर में उपचुनाव होने वाला है और इसको लेकर के तैयारी तेज हो गई है। 3 अगस्त को इस उपचुनाव के नतीजे आएंगे और अब सबकी नजर इसी पर है कि बांकीपुर में अब की बार
कौन बाजी मारने वाला है। और अब बात करेंगे अगली खबर की। बिहार में पर्यटन सेवा ने एक नई उड़ान भरी है। अब आप हेलीकॉप्टर पर बैठकर बिहार भ्रमण कर सकेंगे। जी हां, बिहार सरकार ने पटना से प्रमुख पर्यटन स्थलों तक हवाई सेवा शुरू कर दी है, जिसका लाभ हर कोई उठा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि बिहार ऊपर से कैसा दिखता है? राजगीर की पहाड़ियां, पटना की गंगा नदी, कैमूर के झरने, ये सब ऊपर से देखने में कैसे लगते होंगे? अगर आपके मन में भी यही जिज्ञासा है तो आप बिहार सरकार की हेली टूरिज्म का फायदा उठा सकते हैं। अब हेलीकॉप्टर से आप बिहार की विरासत और पर्यटन को देख सकेंगे। ये सेवा पटना से 4 मुख्य पर्यटन स्थलों के लिए शुरू की गई है। पटना जॉय राइड, पटना राजगीर, पटना वाल्मीकि नगर, पटना कैमूर। हर यात्री की दूरी और समय के हिसाब से हेलीकॉप्टर का किराया तय किया गया है। इस नई सेवा के शुरू होने से बिहार के लोगों में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। ये एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है और पटना ऊपर से बहुत खूबसूरत है, तो मैं सारे नागरिकों को बोलूँगी कि आप आइए, पटना की जॉय राइड को बुक कीजिए और खुद एक्सपीरियंस कीजिए। कैसा रहा पहला राइड आपका? बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा अनुभव था मेरे लिए और मैं काफ़ी एक्साइटेड थी और मुझे हेली जॉय राइड करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। पर्यटन के क्षेत्र में ये नई उड़ान बिहार में विकास की नई ऊंचाइयों की गवाही दे रही है। ये सिर्फ हेलीकॉप्टर की उड़ान नहीं है, बल्कि बढ़ते बिहार और बदलते बिहार की तस्वीर है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, बिहार में हेली टूरिज्म की सेवा शुरू हो गई है और अगर आपको भी ऊपर से बिहार देखना है तो आप इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। और आइए अब खबर तो समझते हैं। मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना का शुभारंभ कर चुके हैं। बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए ये हवाई सेवा शुरू की गई है और कब और कहां से ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा ये भी जान लीजिए। तो बता दें कि जगह होगा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना का, जहां से ये सेवा शुरू की गई है और हर शनिवार और रविवार को आप इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। किन किन जगहों पर ये सेवा उपलब्ध होगी ये भी जान लीजिए। तो देखिए, पटना में जॉय राइड होगा, जो पटना के पूरे जो पर्यटन स्थल हैं वहां पर आपको हेलीकॉप्टर से भ्रमण कराया जाएगा। इसके अलावा पटना से राजगीर तक भी इस हेलीकॉप्टर सेवा का शुरुआत किया गया है। पटना वाल्मीकि नगर के बीच भी ये सेवा शुरू हो गई है और इसके अलावा पटना से कैमूर के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। किस राइड के लिए कितना किराया लगेगा ये भी जान लीजिए। पटना जॉय राइड यानी कि पटना में घूमने के लिए जो हेलीकॉप्टर पर आपको किराया देना पड़ेगा वो है 2100 रुपए। इसके अलावा अगर आप पटना से राजगीर जाना चाहते हैं हेलीकॉप्टर से तो उसके लिए आपको 4000 रुपए देने पड़ेंगे। पटना से वाल्मीकि नगर आपको जाना है तो इसके लिए 5000 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। पटना से कैमूर के लिए 6000 रुपए किराया तय किया गया है। अब खबर तो समझिए कि हेली टूरिज्म से आखिर बिहार को क्या फायदा होने वाला है। देखिए, पर्यटन स्थलों तक जो पर्यटक हैं वो काफी आसानी से पहुंच सकेंगे। इसके अलावा पर्यटन उद्योग को इस नई सेवा से बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और इसकी वजह से आर्थिक गतिविधि भी तेज होगी और यही वजह है कि इसे बिहार के विकास में एक नई उड़ान बताया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्या झारखंड में मलेरिया बेकाबू हो चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मलेरिया के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। राज्य के कई जिले मलेरिया के हॉटस्पॉट बन चुके हैं और जून महीने तक 16,728 से ज्यादा मलेरिया पीड़ित मरीज सामने आ चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। झारखंड में मलेरिया एक बार फिर तेजी से पैर पसार रहा है। राज्य के कई जिले अब मलेरिया के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र भी इस बीमारी की चपेट में है। लगातार बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जून महीने तक राज्य में 16,728 मलेरिया और 77 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल पिछले कई सालों की तुलना में मलेरिया के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए जांच और सर्विलांस अभियान तेज कर दिया गया है। मच्छर के जो ट्रांसमिशन होता है मलेरिया का, वो सालों भर चल रहा होता है, लेकिन ये प्री मॉनसून से लेकर लेट मॉनसून तक या पोस्ट मॉनसून तक इनका प्रकोप ज्यादा रहता है। उधर बढ़ते मलेरिया के मामलों को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है और स्वास्थ्य मंत्री अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे हैं। इसी वजह से मलेरिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक तरफ मलेरिया के बढ़ते मामले, दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सियासत से मलेरिया रुकेगा या फिर जरूरत है जमीनी स्तर पर मच्छर नियंत्रण, जागरूकता और समय पर इलाज की, ताकि झारखंड इस बढ़ते खतरे से बाहर निकल सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो झारखंड में मलेरिया के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में अब कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। तो आइए खबर तो समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि झारखंड आखिर क्यों बन गया है मलेरिया का हॉटस्पॉट। झारखंड का भूगोल जो है वो मलेरिया के लिए बहुत ही आदर्श माना जाता है। लगभग 1/3 क्षेत्र यहाँ पर जंगल से घिरा हुआ है। पहाड़ी और नदी नालों की वजह से यहाँ के जो इलाके हैं वहां पर मच्छर ज्यादा पनपते हैं। मॉनसून के दौरान इन इलाकों में पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से एनोफिलिस मच्छर तेजी से पनपने लगते हैं। कई गांव में घने जंगल हैं और वहां पर पीएचसी नहीं है, अगर है भी तो बहुत दूर है। अस्पताल दूर होने की वजह से समय पर जांच नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से बीमारी पकड़ में नहीं आती। आदिवासी इलाकों में बीमारी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि ये लोग जंगलों में ही रहते हैं ज्यादातर। राज्य की लगभग 26 से 28% तक आबादी अनुसूचित जनजातियों की है और ये आबादी लगातार संक्रमित मच्छरों के संपर्क में रहती है। अधिकांश गंभीर मामले जो हैं वो पी फैल्सीपैरम से जुड़े हुए होते हैं और ये परजीवी जो है वो ब्रेन मलेरिया का सबसे बड़ा कारण होता है, जो कि आंकड़े लगातार झारखंड में भी देखने को मिल रहे हैं। इसकी वजह से किडनी और कई अंगों को भी इसका प्रभाव झेलना पड़ता है। इलाज में अगर देरी होती है तो कई बार इसकी वजह से जान जाने का खतरा भी बन जाता है। अब ये समझिए कि आखिर मलेरिया के इतने सारे मामले अचानक से क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि मॉनसून आ चुका है और मॉनसून आते ही ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं अब ये समझिए। तो जब मॉनसून आता है तो छोटे छोटे गड्ढों में जल भराव हो जाता है और वहां पर मच्छरों का प्रजनन तेजी से होता है। ग्रामीण और जंगल वाले इलाकों में इसका नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है और इसकी वजह से संक्रमण काफी तेजी से फैलने लगता है। अब सवाल यह है कि क्या इसका कोई समाधान ही नहीं है? तो बिल्कुल है। समाधान क्या है ये भी आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले तो हर गांव तक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कराना पड़ेगा ताकि बीमारी पकड़ में आए। एसीटी दवाओं की उपलब्धता वहां पर होनी चाहिए। अगर बीमारी पकड़ में आती है तो उसका इलाज होना चाहिए। कीटनाशक लगी मच्छरदानियों का व्यापक वितरण होना चाहिए, क्योंकि कई बार ग्रामीण खुद से अपने लिए काम नहीं कर सकते हैं। मच्छरों की प्रजातियों और उनके व्यवहार की नियमित निगरानी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार जो कीटनाशक होते हैं उसके आदी हो जाते हैं मच्छर और वो कीटनाशक उन पर काम नहीं करता। जंगल और पहाड़ी इलाकों में मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों की तैनाती की जानी चाहिए ताकि स्वास्थ्य सेवा आसानी से और जल्दी पहुंच सके। आशा कार्यकर्ताओं का बेहतर प्रशिक्षण भी इस रोकथाम के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा जल्द से जल्द जांच और उपचार सुनिश्चित करना ही इस गंभीर बीमारी से निपटने का तरीका हो सकता है। बढ़ते अब अगली खबर की ओर। भारत की निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कंपनी का विक्रम 1 रॉकेट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। ये भारत का निजी क्षेत्र की पहली ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्चिंग में से एक है, जिसने पूरे देश को गर्व का मौका दिया है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। 3, 2, 1, 0 And we have liftoff. स्पेस सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग, विक्रम 1 की ऐतिहासिक उड़ान।
दोपहर 12:05 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से जैसे ही विक्रम-1 ने आसमान की ओर उड़ान भरी, भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली। हैदराबाद की स्पेस टेक कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने अब ऑर्बिटल रॉकेट को बनाया है, जिसने अपने पहले मिशन आगमन के तहत सफल लॉन्चिंग पूरी की। विक्रम-1 टेस्ट फ्लाइट 1 ऑर्बिट में पहुंच गया है। अपने पेलोड को लगभग 450 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचा दिया है। स्काईरूट एरोस्पेस के मुताबिक इस पोलैंड में वो खास पोस्ट कार्ड भी शामिल है जो पीएम मोदी ने मिशन की सफलता की कामना के साथ भेजा है। पोस्ट कार्ड पर हाथ से लिखा है वंदे मातरम। वहीं रॉकेट की लॉन्चिंग के बाद पीएम मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस की टीम को विक्रम-1 की सफल लॉन्चिंग पर बधाई दी है। बहुत बधाई। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ये भारत की अंतरिक्ष यात्रा का एक अहम पड़ाव है। हमारे प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती भागीदारी नए रास्ते खोल रही है और इनोवेशन को बढ़ावा दे रही है। ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को बड़े सपने देखने और निडर होकर इनोवेशन करने के लिए प्रेरित करेगी। विक्रम-1 की उड़ान भारत के स्पेस इकोसिस्टम में निजी क्षेत्र की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। आने वाले सालों में ऐसे मिशन देश को वैश्विक स्पेस मार्केट में नई पहचान दिलाने के साथ कम लागत वाली लॉन्च सेवाओं का बड़ा केंद्र भी बना सकते हैं। तो देखिए, विक्रम-1 लॉन्च हो चुका है और अब इस पर पूरा भारत गर्व कर रहा है। और अब आप खबर तो समझिए, विक्रम-1 का लॉन्च आखिर ऐतिहासिक क्यों है, ये समझने वाली बात है। तो देखिए, विक्रम-1 का लॉन्च ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है। श्रीकोटा से विक्रम-1 रॉकेट सफल तरीके से लॉन्च कर दिया गया है। भारत की निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने इस रॉकेट को लॉन्च किया है। भारत की निजी कंपनी क्षेत्र की ये पहली ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्चिंग है। भारत के पूरे प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए ये एक बड़ा मौका है क्योंकि ये पहली शुरुआत है। अब आप ये समझिए कि ऑर्बिटल रॉकेट क्या होता है। तो देखिए, एक तेज रफ्तार के साथ पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमने वाला रॉकेट होता है और ये रॉकेट ऑर्बिट में जाकर वापस नहीं आता है और इसकी वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये विक्रम-1 जो लॉन्च हुआ है वो इतना अहम क्यों है, आपको ये भी समझाते हैं। विक्रम-1 सफल तरीके से अगर लॉन्च हो गया है और अब ये मिशन सफल रहा तो ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। पहली बार किसी भारतीय प्राइवेट कंपनी का ऑर्बिटल रॉकेट सफल होगा। भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर को इसकी वजह से मजबूती मिलेगी और इसके बाद भविष्य में देश के ज़्यादा से ज़्यादा देश से कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किए जा सकेंगे और इसी वजह से पूरा भारत अब इस अहम मौके पर गर्व महसूस कर रहा है और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसके लिए बधाई दी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अब बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो कि आपकी जेब से जुड़ी हुई है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कुछ नोट अपनी जेब में छोड़ दिए हैं और कपड़े धोते समय उन्हें निकालना भूल गए और जब तक ये पता चला कि पॉकेट में पैसे थे तब तक करारे नोट गलकर पिलपिले हो जाते हैं, कई बार फट भी जाते हैं। पर अब आरबीआई इसका एक नया समाधान खोजने की तैयारी में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही देश में प्लास्टिक यानी कि पॉलीमर से बनी नोटों का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है। शुरुआती फेज में सबसे पहले छोटी वैल्यू के नोटों को इसके लिए टेस्टिंग किया जाएगा और अगर टेस्टिंग पूरी तरह सफल रही तो आरबीआई साल 2027 तक देश में इन पॉलीमर नोटों का फुल स्केल लॉन्च शुरू कर सकता है और इसके लिए ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया गया है और इसकी वजह से आम लोगों को भी काफ़ी आसानी होगी क्योंकि जो कागज़ के नोट होते हैं वो कई बार गल जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, फट जाते हैं। लेकिन अब जो ये प्लास्टिक के जो नोट होंगे वो काफ़ी मजबूत होंगे, टिकाऊ होंगे, बारिश में गलेंगे नहीं, फटेंगे नहीं और इसकी वजह से आम जनता को भी आसानी होगी और कई सारे इसके फायदे भी होने वाले हैं। तो देखिए, नई करेंसी को लेकर के आरबीआई ने तैयारी शुरू कर ली है और इसको लेकर के अब ग्लोबल टेंडर भी जारी कर दिया गया है। और आइए अब खबर तो समझते हैं। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही पॉलीमर बैंक नोट लाने की तैयारी कर रहा है। जल्द ही प्लास्टिक नोट भारत में लॉन्च किए जा सकते हैं।
आरबीआई एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है और इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत 10 रुपए और 20 रुपए के नोटों को पहले ट्रायल रन पे रखा जाएगा और 2027 में फुल स्केल लॉन्च की उम्मीद है। अगर 10 और 20 रुपए के नोट अच्छी तरीके से मार्केट में सेटल हो गए तो उसके बाद 2027 तक फुल स्केल लॉन्च किया जा सकता है। आरबीआई की नोट प्रिंटिंग यूनिट ने इसके लिए ग्लोबल टेंडर भी जारी कर दिया है। प्रस्ताव करने के लिए अगर तारीख की बात की जाए तो 18 अगस्त तक ये प्रस्ताव मांगे गए हैं। जो ग्लोबल टेंडर आरबीआई की तरफ से जारी किया गया है, जो कंपनियां टेंडर देने वाली होंगी वो 18 अगस्त तक अपना टेंडर प्रस्ताव भेज सकती हैं। अब आप ये समझिए कि ये पॉलीमर बैंक नोट जो है वो आखिर होता क्या है। तो पॉलीमर बैंक नोट आपको बता दें कि कागज की बजाय एक खास किस्म के प्लास्टिक से बनाया जाता है। पॉलीमर सबस्ट्रेट पर छापे जाते हैं ये जो नोट होते हैं बैंक के, और छूने में अगर आप बात करें तो ये सामान्य नोट जैसे ही होते हैं। हल्के से पानी, गंदगी और धूल में ये नोट सुरक्षित रहते हैं। जब हम पेपर नोट्स की बात करते हैं तो पानी में गल जाते हैं, धूल मिट्टी उन पे जल्दी लगती है और फट जाते हैं, लेकिन ऐसा ये जो पॉलीमर नोट्स होंगे उन पे नहीं होगा। कागजी नोटों की तुलना में ये बहुत ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। लंबे समय तक बिना फटे और साफ सुथरे ये नोट बने रहते हैं और इसमें एडवांस सेफ्टी फीचर्स को भी आसानी से जोड़ा जा सकता है। ये भी इसकी एक खास बात होगी। इसके अलावा एक बड़ी बात यह भी है कि फर्जी पॉलीमर बैंक नोट बनाना बहुत मुश्किल है। आपने देखा होगा भारत में लगातार खबरें आती हैं कि फर्जी नोट कहीं से बरामद हुए हैं, कहीं पकड़े गए हैं और जो नोट होते हैं कागज के उसकी काफ़ी सारी मशीनें बन गई हैं जिसकी वजह से फर्जी नोट सर्कुलेशन में है। लेकिन अगर ये नोट आता है तो इसका फर्जी बैंक नोट बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पॉलीमर बैंक नोट छापने की कीमत भी शुरुआत में ज़्यादा होती है। इसकी वजह से इसको लेकर के आरबीआई ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। अब सवाल आपके मन में ये होगा कि अगर नए नोट आएंगे तो पुराने बैंक नोट का क्या होगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नई करेंसी पुराने पेपर नोटों की जगह नहीं लेने वाली है। पॉलीमर और पेपर नोट दोनों ही एक साथ मार्केट में चलते रहेंगे और आरबीआई का ये कहना है कि जब तक जो नए करेंसी हैं वो पूरी तरीके एस्टैब्लिश नहीं हो जाते हैं बाजार में, तब तक पुराने नोट भी उनके साथ बाजार में सर्कुलेट होते रहेंगे। पॉलीमर बैंक नोट कहां कहां चलते हैं, अब ये भी सवाल होगा क्या भारत ये करने वाला पहला देश है? तो बिल्कुल नहीं। पहले से कई देशों में ये पॉलीमर नोट चल रहे हैं। अगर बड़े देशों की बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड जैसे देश भी शामिल हैं। और इसी के साथ खबर तो समझिए मैं अभी के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें लगातार जारी हैं।